हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आज मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जो अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होंगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। चाय के मूल्य में 10% की कमी करने पर 270 रुपये में 250 ग्राम अधिक आती है, नया भाव ज्ञात करिए। देखिए, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 10% की कमी करने पर 270 रुपये में 250 ग्राम अधिक आता है। तो 10% हम किसका निकालेंगे? 270 का। 10% हम निकालेंगे 270 का। ठीक है, तो 270 का 10% कितना हो जाएगा? 27। और 27 कितना मिल रहा है? 250 ग्राम। ठीक है, तो 250 ग्राम 27 रुपये। बट हमको कितने का? 1 किलोग्राम का प्राइस चाहिए। तो इसमें मैं 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 kg। तो अगर मुझे इधर मैंने 4 का मल्टीप्लाई करा तो मुझे इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 7 ज़ा 28 और यहाँ 2 4 2 ज़ा 8 9 और ये 10, मतलब 108 1 kg का भाव। ठीक है, तो ये मूल्य मिल गया हमें 1 kg का। कितना है? 108, मतलब सी आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी इसने ये नया भाव, अगर वही पूछ ले कि पुराना भाव कितना होगा तो कुछ नहीं करना, सिंपल है। 10% की कमी आई थी तो 108 यहाँ आ जाएगा आपका 108, यहाँ आ जाएगा आपका नीचे 90। बचा कितना? 10% की कमी आई, बचा कितना? 90। इंटू में आ जाएगा यहाँ पर 100। ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, ये जाएगा 120। तो 120 आपका जो था वो पुराना भाव था। किसका? 1 kg का। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 1/64 की पावर -2/3। देखिए, अगर माइनस आ रहा है किसी सवाल के ऊपर तो उसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बस उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो इसको ये 64 की पावर 2/3, अब माइनस हट गया है यहाँ से। ठीक है, बस इतना सा करना है। और उसके बाद यहाँ पर 64 नीचे 3 है तो इसको आप लिख देंगे 4 की पावर, ये कितना हो जाएगा? 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 4 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 ऑलरेडी चल रहा था, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, देखिए 16 ऑप्शन में नहीं है तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसमें ऑप्शन में 16 नहीं लिखा, ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 16। ठीक, इनमें से एक भी नहीं, एक ई ऑप्शन लिख लेना, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ई 16 आएगा। ठीक है, तो इसमें समझने वाली चीज़ ये थी कि अगर माइनस की पावर 2/3 है और माइनस आपको हटाना है तो जस्ट उसको रिवर्स कर दीजिए जो नंबर है। तो 1/64 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 64 की पावर 2/3, माइनस हटा दिया। तो 4 की पावर क्यूब होती है 64 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई मूलधन 12 सालों में 4840 हो जाता है और 13 सालों में 5324 हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दर ज्ञात करनी है, मतलब रेट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि इन सालों में एक जो साल हैं, ईयर्स हैं, उनमें 1 साल का डिफरेंस होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम आएगी। तो इसमें जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। 12 सालों में कितना हो रहा है? 4840। 13 सालों में कितना हो रहा है? ये 5324। ठीक है, ये ईयर्स में 1 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। तो करेंगे क्या? इन दोनों को आप माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो क्या करना है? 5324 में से 4840 माइनस करना। माइनस करिए तो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पर बचा 2, 10 में से 8 गए 2 2 2 4, 484 आ रहा है। ठीक है, तो 484 आप यहाँ लिखेंगे
और जो इनिशियल है, जो सब छोटा वाला का जो मिश्र धन है, मतलब 4840, उससे आप ये डिवाइड कर देंगे 4840 इंटू में 100। और ऐसे क्वेश्चनों में यही ट्रिक लगेगी। ये बहुत सारे बहुत मतलब आते हैं, हर बार आते हैं ये एग्ज़ाम में, 12 सालों में 13 सालों में। बस ये डिफरेंस 1 का होना चाहिए। अगर 1 का डिफरेंस नहीं है तो ये वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 4844 से 1 बचा कितना यहाँ पर 10%। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 10% रेट या दर है आपकी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा जिसमें 1 साल का अंतर हो और दर ज्ञात कर मतलब दर निकालनी हो, और चक्रवर्ती की ब्याज का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा के लिए पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए और वह 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये परीक्षा वाले सवाल बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, तो चलिए करने की कोशिश करते हैं इन सवालों को। देखिए, इसमें आपको कंडीशन, 2 कंडीशन दी गई होंगी, उनको इक्वल करने की कोशिश करनी है। पहली कंडीशन क्या दी गई है, किसी परीक्षा के लिए पास होने के लिए आपको कितने 40% की ज़रूरत है, और इसको हम यहाँ x मान लेते हैं। हमको टोटल नहीं पता है, बट ये पता है कि 40% अंक चाहिए। ठीक है, और एक विद्यार्थी ने अंक कितने प्राप्त करे 185, और 15 अंकों से वो अनुत्तीर्ण या मतलब फेल हो गया। तो 15 अंकों से फेल हो गया, तो फेल इसमें अब इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो इसको हम 15 और देंगे। 15 क्यों और दिए, क्योंकि ये इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 40% पासिंग मार्क्स दिए था, पर अगर इसको 15 नहीं जोड़ते तो ये फेल हो जाता 15 नंबर से, तो ये इक्वेशन इक्वल नहीं होती, तो हम बराबर में नहीं रख पाते। इसलिए हमने 15 इसमें ऐड करे। सीधी सी बात है, अगर 15 अंकों से फेल हो गया तो 15 जोड़ दो, 15 अंकों से पास हो गया तो 15 माइनस कर दो। क्यों करते हैं, ताकि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए। सेम इधर अगर अगला कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये 40% आया, इधर भी जैसे अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ 40% थे, इसलिए हमने इसमें प्लस माइनस नहीं कराई इधर वाली इक्वेशन में, है ना। तो अगर अगला कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें इधर भी लिखा हो कि 40% अंक प्राप्त हुए और 2 अंकों से फेल हो गया, तो 2 अंक इसमें जोड़ने पड़ जाएंगे इधर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको इक्वेशन सेटिस्फाई है, इक्वल करनी है दोनों इक्वेशन। तो अभी वो 15 अंकों से फेल हो रहा था, इसलिए हमने 15 अंक जोड़ दिए, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर हो गई। तो ये हो जाएगा आपका 200, ये x, ये 40% इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 200 ऑन में 40 इंटू में 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 5 ज़ा 20, 500। मतलब टोटल आपके मार्क्स कितने थे 500। अभी किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना था, तो पासिंग मार्क्स x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x कितना था आपका 500, तो 500 का आप 40% निकाल लो। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 5 4 ज़ा 20, मतलब 200 जो आपके हैं पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, यह आया आपको समझ में। तो इसका आंसर कितना आया 520 का आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये एजेस प्रॉब्लम में से एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनकी एक ट्रिक होती है जो इस रिलेटेड है, जो भी एजेस वाले जो प्रॉब्लम आती हैं उनमें सब में एप्लीकेबल हो जाती है। तो क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से, तो ये राहुल है, ठीक है, ये राहुल, ये रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से कितनी 4 गुना है, तो राहुल की हम 1 मान लें तो ये 4 हो गई। रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो हम इधर लिख देते हैं कि 5 वर्ष पूर्व की बात होगी अब जो भी। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल जो बीत गए वो वाले। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से कितनी हो गई, राहुल की आयु से 9 गुना हो गई। तो हमने इसको राहुल की 1 मान ली राहुल, तो राहुल की हो गई 9 गुना। ठीक है, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो वर्तमान आयु ये ऊपर वाली थी, 5 वर्ष पूर्व इसके हमने गए तो ये आयु हो गई 1/9। ठीक है, तो
अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी उसमें हमको ये देखना है कि ये वाली आयु और ये वाली आयु का अंतर सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो करना पड़ेगा, और करने के लिए क्या करना है कि इन दोनों का माइनस करके आप इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का माइनस करके आप ये नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सब में करना है ऐसे वाले क्वेश्चनों में। तो 1 - 4 ये इंटू में 3 हो जाएगा, और ये इंटू में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इंटू कर दीजिए, 8 × 1 = 8, 4 × 8 = 32, 1 × 3 = 3, 9 × 3 = 27। ठीक, तो ये जो आयु है वो वर्तमान आयु है, ये वर्तमान आयु, और ये जो आयु है ये 5 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, तो वर्तमान आयु राहुल की कितनी हो गई 8, और रमेश की कितनी हो गई 32। ये रमेश की आयु है। ठीक है, तो रमेश की आयु निकालनी थी हमको वर्तमान वाली, तो ये हो गई 32। ठीक है, अभी वो पूछे कि राहुल की वर्तमान आयु कितनी थी 8 थी। अभी वो पूछेगा कि राहुल की 5 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी, तो 3 साल। रमेश की 5 वर्ष पूर्व की आयु 27 साल। बाद की भी पूछ सकता है, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु कितनी होगी, वर्तमान हमको पता ही है, तो 32 में हम 5 जोड़ देंगे तो उसकी आ जाएगी 37। ठीक है, तो बस ऐसे ही इसमें जो मेन प्रोसेस थी वो ये थी। अभी मैं इनके जो आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर के अलग बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि पूरा किस तरीके से। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी में जो रेशो लिख के आते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन गुना वाले थे, किसी में डिफरेंस वाले आ जाते हैं, किसी में प्लस करके आ जाते हैं, किसी में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न इसमें बनते हैं। मैं हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको टाइप वाइज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। मतलब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा अगर हम 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। अगर आपको 18 को 17 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। रिमाइंडर मैं इसको और सिंप्लीफिकेशन करके आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं कर क्या रहा हूँ, 18 को 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 18 17 × 1 = 17, यहाँ आ जाएगा 17, इसको आप करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। बट अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17 की पावर 200 को हम 18 से डिवाइड करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम अगर ये 18 ऊपर होता 17 होता तो 1 आ जाता, पर अभी 17 ऊपर है 18 नीचे है, तो इसको हम काटेंगे तब भी 1 आएगा, बट हम यहाँ माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगा लिया। अगर ये 18 ऊपर होता तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाते। तो -1 की पावर कितनी हो गई 200, और किसी की पावर इवन हो, ठीक है, तो वो माइनस हट जाता है, तो यहाँ क्या आएगा सिर्फ 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। इसमें 3-4 पैटर्न और क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं अगले जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे मैं उसमें ये पूरे पैटर्न वाले सवाल आपको करवाऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 50 अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 50 मीटर प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और एक पोल को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति और लंबाई ज्ञात करिए। रेलगाड़ी की गति और लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन बोलता है कि 50 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी जो लंबाई है वो है 50 मीटर। लंबाई क्या, चौड़ाई है इसकी जो है 50 मीटर। ठीक है, वो एक ट्रेन इसको 14 सेकंड में पार करती है। तो आपको एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समय इज इक्वल टू दूरी बटे 4। ठीक है, ये नहीं, समय नहीं है, ये दूरी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड यहाँ पर क्या है, चाल है, डिस्टेंस हमारी दूरी हो गई, टाइम हमारा समय हो गया। ठीक है, तो समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए।
ये प्लेटफॉर्म या जो भी ट्रेन वाले जितने भी सवाल आते हैं उनमें ये फॉर्मूला लगता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक प्लेटफॉर्म है जो 50 मीटर जो है उसकी जो लंबाई है या लेंथ है, चौड़ाई है, और 14 सेकेंड में वो पार करती है ट्रेन। अब एक पोल को वो 10 सेकेंड में पार करती है। एक जो पोल है उसको ट्रेन कितने 10 सेकेंड में पार करती है। एक ट्रेन है ये इसको 10 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति निकालनी है और लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, देखिए अभी ये प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म का अगर आपको लेंथ पता है तो उसके नीचे सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने वाली ही जो टाइम है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टाइम कैसे निकलेगा, वो टाइम ऐसे निकलेगा कि एक ट्रेन है वो एक पोल को पार करती है 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में पार कर रही है, और एक प्लेटफॉर्म को वो 14 सेकेंड में पार कर रही है। तो जो 14 सेकेंड है उसमें वो ट्रेन को पार करने का समय भी ले रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने का समय भी ले रही है। कहने का मतलब ये है कि वो प्लेटफॉर्म को पार करती है वो समय भी जुड़ा हुआ है इसमें, और वो ट्रेन खुद को भी पार कर रही है वो समय भी जुड़ा हुआ है। और खुद को पार कर रही है वो ट्रेन, वो समय कहाँ से निकालते हैं, जो पोल, मतलब जो पोल को पार करने का समय रहता है वही ट्रेन खुद को पार करने में भी लेती है। जैसे पोल हुआ, एक कोई ट्री मान लो, या फिर कोई मैन या कोई पर्सन अगर खड़ा है उसको पार करने का समय अगर ट्रेन ले रही है तो वो खुद को पार करने में भी उतना ही समय लेगी। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के लिए अगर यहाँ से निकल रही है तो वो प्लेटफॉर्म को पार करने में भी टाइम लेगी और खुद को पार करने में भी टाइम लेगी। तो वो टाइम यहाँ से 10 सेकेंड आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद का जो भी टाइम निकालने का है, पोल को निकालने का टाइम, मतलब ट्रेन खुद को पार करने में जो टाइम लगा रही वो, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो बचा कितना, 4 सेकेंड। अब ये जो 4 सेकेंड आए ये सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को पार करने का टाइम है। ठीक है, तो जिसकी लेंथ ले रहे हैं ना उसी का ही पार करने का समय नीचे लिखना पड़ेगा, इसलिए ये माइनस हुआ है। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। 12.5 क्या आई, ये आपका स्पीड आई या चाल आई, किसकी आई, ट्रेन की। ट्रेन की चाल आ गई, तो चाल और ट्रेन खुद को पार करने में, एक पोल को पार करने में या एक ट्री को पार करने में जितना समय लेती है वही समय वो खुद को पार करने के लिए लेती। ठीक है, तो खुद को पार करने के लिए मतलब 10 सेकेंड वो समय लेती है, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा हो, बल्कि टफ है नहीं, बहुत ईजी मेथड थी जो मैंने आपको बताई। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि एक पोल को पार करते समय जितना समय वो पोल को लगा रही है वो उतना समय ही खुद को पार करने में लगा रही है। और ये माइनस इसलिए करा क्योंकि ये जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ जो ऊपर डिस्टेंस लिखते हैं तो टाइम भी उसी का आना चाहिए जितना वो पार करती है। मतलब यहाँ दूरी जिसकी लिख रहे हो उसी के जो नीचे जो समय है वही समय आएगा जो इसको सिर्फ इसको पार करने में लगा है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में सिर्फ 4 सेकेंड लगा है, 10 सेकेंड तो वो खुद को पार करने में लगा जाती है। वो खुद को पार करने का इन द सेंस, अगर यहाँ से ट्रेन यहाँ तक गई तो यहाँ पर अगर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसको अगर रेफरेंस माने तो यहाँ से पूरी ट्रेन निकल रही है तो ये पूरा ट्रेन में इसको 10 सेकेंड लग गए, वो सिर्फ मात्र इतने प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसको सिर्फ 4 सेकेंड लगे। तो जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई उसी प्लेटफॉर्म का टाइम यहाँ लिखा है। ठीक है, ये बिल्कुल डीप में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा जब मैं इसका शुरू से जो वीडियो बनाऊंगा ट्रेन वाले सवालों की, उसमें मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बेसिक वाला करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं जो एक ट्रिक बेस्ड होते हैं, तो करने की कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए tan 4 डिग्री को आप वैसे ही रहने दीजिए, tan 43 को भी आप जैसा है वैसे ही लिखिए। tan 47 को लिख लेते हैं हम 90 माइनस 47 डिग्री। tan 86 को लिख लेते हैं tan 90 माइनस 86 डिग्री। ठीक है, तो tan 4 tan इसको हम वैसा ही लिखेंगे जैसा लिखा हुआ था। tan 90 माइनस 47, तो देखिए tan 90 में से हम कम कर रहे हैं तो एक टेबल होती है, अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो वो चेंज हो जाता, तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा। 90 में से 47 गए तो ये कितना बचा, 43। tan 90 माइनस थीटा तो ये भी हो गया cot थीटा, तो 90 माइनस 86 तो ये कितना बचा, 4 डिग्री। ठीक है, तो tan और cot आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये
कॉट से ये कॉट, ये टेन से ये कॉट कैंसिल, ठीक है। तो ये मैं ट्रिग्नोमेट्री की भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1090 जो माइनस थीटा वो चेंज क्यों हुआ। क्योंकि दो, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी आपको 90 के अलोंग आया, 90 में से माइनस हो रहा हो या 90 में से प्लस हो रहा हो या फिर 270 में प्लस हो रहा हो कुछ भी टर्म्स, या 270 माइनस हो रहा है, तो ये चेंज हो जाते हैं। 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में साइन कॉस में चेंज होगा, 10 कॉट में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मैं आपको पूरा पैटर्न बताऊंगा। इसमें एक पैटर्न और आता है जिसमें हम ये पता करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव है। 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, 1 2 3 और 4, ऑल सिल्वर टी कप करके एक मेथड होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जब मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करें जिसको मैथ्स अगर कोई वीक है उसको, तो उसको भी ये फॉरवर्ड करें, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।